A very big जय हिंद to all of you guys। जितने भी लोग मुझे इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर या टैब स्क्रीन पर और मे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। मैं आपका जीएस का टीचर डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आप सभी को तहे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ये जानते हुए कि आप जिस समय मेरे इस वीडियो को सुनेंगे उस समय तक रक्षाबंधन का त्यौहार निकल चुका होगा। लेकिन चूंकि आज ही वह त्यौहार है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं आपको अपनी तरफ से यह शुभकामना प्रेषित करता हूं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। और खास तौर पे एक मैसेज कि जो भी बच्चियां इस साल रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, वो बांधते समय खुद प्रण लें कि अगले रक्षाबंधन के पहले किसी भी सूरत में मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब फिक्स करूंगी। और खास तौर पे लड़के इस बात का ध्यान रखें, बॉयज इस बात का ध्यान रखें कि अगली बार जब हम रक्षाबंधन में अपने घर में शरीक हो तो उपहार हमारी सरकारी कमाई के पैसों का होना चाहिए अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के लिए। ओके, चलिए इस मैसेज के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं अपने आज के इस वीडियो की एक शॉर्ट डिटेल को लेकर। जी हां, आज का हमारा जो वीडियो है यह निर्वाचन आयोग, जिसे आप चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, के बारे में है। जी हां, बिल्कुल। और उसे समझने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने आर्टिकल 324 से 329 तक के आर्टिकल्स में उसे एक्सप्लेन किया है, ठीक। लेकिन वह एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर नहीं है कि आप चुनाव आयोग को पूरी तरह से समझ सकें। सो इसके पीछे रीजन क्या है और हम कैसे समझेंगे, उसके बारे में सबसे पहले आपको मैं जानकारी देता हूं। आप स्क्रीन की तरफ अगर देख रहे होंगे तो वहां आपको बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा एक टेबल, जहां पर निर्वाचन आयोग के संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे पहला लिखा है परिचय, और परिचय के साथ लिखा है स्वतंत्रता का सुनिश्चयन करने वाले बिंदु। ठीक है, इसको मैं सबको समझाऊंगा, अभी केवल आप देखते चले। इसके बाद स्थापना की बात आती है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। इसके बाद हमारे देश के निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद निर्वाचन आयोग का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है, उस संस्था का एक टाइप होता है। याद रखिए, वो कई प्रकार की नहीं होती है, उस संस्था का ही अपना एक टाइप होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर एक संवैधानिक स्थिति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है हमारे निर्वाचन आयोग का, उसके बारे में जानकारी लेना है। सदस्य संख्या क्या होती है, पद नाम क्या है, उसकी योग्यता, वेतन, कार्यकाल, त्याग पत्र से संबंधित स्थिति क्या है। इसके बाद उसके कार्य, महत्वपूर्ण कार्य और अन्य कार्य क्या क्या होते हैं। और लास्ट में अगर निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ मूलभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अगर गौर से आप इस पूरे स्केड्यूल की तरफ ध्यान दें, इस पूरे टेबल की तरफ ध्यान दें, तो जरा सोचेंगे आप, कुछ भी ऐसा नहीं बचता है फिर निर्वाचन आयोग की जानकारी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको अभी बता दूं कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी भी इसी वीडियो में आपको इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद आगे ऐड ऑन करके बताई जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज व्हाट, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताना चाहूंगा कि हमारा भारतीय देश संवैधानिक रूप से बना हुआ एक लोकतंत्रात्मक रिपब्लिकन सिस्टम में बंधा हुआ कंट्री है, जिसका मतलब यह होता है लोकतंत्र, गणतंत्र यानी जनता के द्वारा चुना गया तंत्र। जी हां, अब यहां पर लोकतंत्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब चुना गया तंत्र, लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुना गया तंत्र आता है तो यह चुनने की जो प्रक्रिया है उसका पूरा A to Z ध्यान रखने के लिए हमारे पास हमारा निर्वाचन आयोग होता है। जी हां, और सबसे जरूरी चीज जो मुझे आपको यहां पर बतानी वही है कि अपने देश में अपने ही देश को चलाने वाली लोकतंत्रात्मक सरकार को चुनने का अधिकार भारतीय देश की, अपनी देश की जनता के पास है। लेकिन गौर से सुनिएगा, लेकिन यह हमारा
मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। यह भारतीय नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है। कई बार एग्जाम्स में यह बात पूछी जाती है कि वोट देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिकार है, तो बहुत सारे लोग इसे मौलिक कर्तव्य लिख देते हैं या मौलिक अधिकार लिख देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट लिख देते हैं। नहीं, यह हमारा संविधान के द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार है। इसको समझना बहुत सिंपल है। मैंने इसके पहले आपको आर्टिकल्स पढ़ाए। मौलिक अधिकार में मैंने कहीं वोट देने की बात की नहीं की। 12 से 35 तक मैंने कहीं भी आर्टिकल 12 to 35 कहीं भी वोट देने की बात नहीं करी। और उसके अलावा जब हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े 51A में 11 10+1, तो वहां भी हमने कहीं पर भी वोटिंग देने के अधिकार के बारे में बात नहीं की है। ओके, सो बड़ा सिंपल हो गया कि यह हमारे लिए जरूरी है, लेकिन संविधान के द्वारा इसे ना तो हमारे मूल अधिकारों में रखा गया है, ना ही हमारे मूल कर्तव्यों में रखा गया है। देयर इज नथिंग रिगार्डिंग वोटिंग और इलेक्शन in the point of fundamental duties or in the topic of fundamental rights of Indian Constitution for us. ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बात मैं आपको यहीं पर इसकी प्रस्तावना में, इसकी परिचय में आपको और बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें फेरबदल करने का अधिकार भी पूरी तरह से संसद को दिया हुआ है। कहने का मतलब लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो या राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, यानी चाहे सांसद को चुनना हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, या फिर चाहे अपने विधायकों को चुनना हो, जो विधायक हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, ओके, जिसे हम विधानसभा के चुनाव बोलते हैं। इन तीनों ही चुनावों में जो भी फेरबदल होगा उसका पूरा पूरा स्वामित्व अधिकार किसे दिया गया है? संसद को, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जब जैसी स्थिति हो उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार देश हित में 2/3 2/3 बहुमत के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। यह राइट, यह अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद के हाथों में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया हुआ। याद रखिए, चुनाव कराने के लिए किसी प्रोसेस पर बल नहीं दिया है, कोई फिक्स प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई है। उसने यह बताया है कि एक सामान्य अधिकारों के तहत चुनाव होगा और वह प्रक्रिया संसद के द्वारा बहुमत के आधार पर निश्चित की जाएगी। इसके बाद नंबर आता है जो आपने देखा, स्वतंत्रता सुनिश्चयन का। इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा बाद में वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। उसका कारण लेकिन सुन लीजिए और इसका मतलब क्या है वो सुन लीजिए। हमारे यहां जैसा कि आप एक टॉपिक देख रहे होंगे वो है प्रकार। आप प्रकार देख रहे हैं, यहां प्रकार यानी टाइप में लिखा हुआ है कि यह एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक सदस्य पद है। कहने का मतलब यह एक ऐसा आयोग, एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित की गई है। जब स्वतंत्र की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। तो वो कौन से पॉइंट हैं, वो कौन से ऐसे बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके आधार पर हम यह कह पाते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले आपको बाकी सारी चीजों को समझना जरूरी है, तब आप उसे समझ पाएंगे। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो हमारी चुनाव आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। 1950 25 जनवरी। अब यहां पर एक छोटी सी बात आती, जरा समझिएगा। हमने 26 जनवरी मनाई यानी लोकतंत्र का दिवस मनाया, हमने महापर्व मनाया, रिपब्लिकन डे 26 जनवरी को। लेकिन उसके पहले हमने 25 जनवरी 1950 को मतदाता दिवस यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें तो अपना पहला निर्वाचन आयोग स्थापित किया। सो हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि लोकतंत्र रिपब्लिकन डे वो अगले दिन हो रहा है और एक दिन पहले हम चुनाव आयोग बना रहे हैं, जबकि इन दोनों के ही बीच में एक स्थिति आती है देश के राष्ट्रपति की। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक हम चुनाव आयोग नहीं बना देंगे तब तक हम यह मान्यता नहीं रख सकते कि हमारे देश में कोई चुनाव हुआ है। क्योंकि उस समय तक चुनाव आयोग नहीं तो हम यह नहीं मान सकते थे कि किसी प्रक्रिया को
किसी ने अपनी तरफ से सैंक्शन किया होगा, चुनने की प्रोसेस को सैंक्शन किया होगा। तो हमें एक राष्ट्रपति चाहिए था जिसे हम उस समय पर यह कह सकते कि भाई लोकतंत्र के तरीके से आया है। हालांकि पहले राष्ट्रपति हमारे चुने हुए नहीं थे, लेकिन यह दिखाना, प्रोजेक्ट करना जरूरी था कि हमारे पहले राष्ट्रपति उसी तरह की प्रोसेस के लिए आए हैं। तो हमने 25 जनवरी को ही क्या किया, लोकतंत्र वाले चुनाव आयोग को स्थापित कर दिया और उसके बाद फिर हमने 26 जनवरी मनाई, जिसने यह प्रूव कर दिया कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एक रिपब्लिकन सिस्टम में बंधा हुआ कंट्री है। अगर किसी के यह बात समझ में नहीं आई है तो आप इन तीनों डेट्स को, यानी कि हमारे चुनाव आयोग के बनने की डेट को, निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के बनने की डेट को, दूसरा हमारे रिपब्लिकन सिस्टम में पहला डेट जो 26 जनवरी 1950 का था उसे, और जिस दिन हमारा राष्ट्रपति पहला चुना गया उस डेट को, तीनों को जब आप पेपर में लिखकर और देखेंगे तो वो बात जो मैंने अभी कही है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के मुद्दा यह हुआ कि स्थापना हमारी 25 जनवरी 1950 में हो गई थी निर्वाचन आयोग की। उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया, तो मैं आपको बताऊं कि किताबों में तो कम से कम ये लिखा ही है, संविधान ने तो कम से कम ये माना ही था, ये उद्देश्य फिक्स किया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, शायद आप में से कुछ लोग समझ जाएं, नहीं समझे हैं जाने दीजिए। यही हमारे देश की छोटी सी समस्या है कि हम चीजों को समझते नहीं हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उद्देश्य है हमारे चुनाव आयोग का। कुछ भी है लेकिन यह मानना तो पड़ेगा आपको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारा पहला चुनाव आयोग बना तो उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए हमारा जब पहला चुनाव आयोग बना 1950 में 25 जनवरी, जिसे हमने मतदाता दिवस घोषित किया बाद में, तो वह पहला चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन, वो पहले थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 23वें जी हां 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका शुभ नाम है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा। अब आप देखेंगे कि वहां दो नाम और लिखे हुए, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ये क्यों लिखे हैं? ऐसे दो नाम हमारे सुकुमार सेन साहब के साथ क्यों नहीं लिखे? तो फिलहाल मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग शुरुआत से बना है तो उस समय वह एक सदस्यीय सिंगल सिस्टम, एक सदस्यीय मैनेजमेंट था, जिसमें एक ही सदस्य होता था और वह होता था देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या देश का निर्वाचन आयुक्त। लेकिन एक समय के बाद, एक डेट के बाद चीजें आगे पीछे होती हैं और आज वर्तमान में यह कहानी है कि हमारे देश में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में दो सह या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ओके, अब इसके बीच की कहानी वो आपको आगे आकर पता चलेगी जब हम पद स्थिति में आएंगे। ओके, फिलहाल आप इतना समझिए कि जब पहले की बात होगी तो केवल सुकुमार सेन साहब थे, और जब वर्तमान की बात आएगी तो वो 23rd है, 23वें है, 23rd, याद रखिएगा इस बात को। और उनका शुभ नाम क्या है? सुनील अरोरा। और उनके साथ में दो एडिशनल भी हैं, अशोक साहब और सुशील साहब, सुशील चंद्रा साहब, अशोक लवासा जी। ये उनके सह निर्वाचन आयुक्त हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं संवैधानिक स्थिति कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट स्टेटस क्या है। तो हम आपको जब भाग पढ़ा रहे थे, 22 भाग हमने पढ़े, 22 भाग 22 पार्ट्स। उन 22 पार्ट्स में से हमने निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भाग क्रमांक याद करिए, हाँ 15, क्योंकि इलेक्शन यूनियन का पार्ट है, केंद्र सरकार में जाने का है एक रास्ता है और यूनियन के लिए नंबर होता है 5। तो भाग 15 में हमें निर्वाचन के बारे में बताया गया। और आर्टिकल्स के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 324, याद रखिएगा, 324 से 329। अब वो जो 324, 329 इसमें से 4 को हटा दो और 23 को उल्टा कर दो, 32 को उल्टा कर दीजिए तो 23वें नंबर के हमारे सुनील अरोरा साहब है। तो 324 से 329 तक हमें आर्टिकल में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग क्या है। अब बारी है सदस्य संख्या की, और वह सदस्य संख्या जिसके माध्यम से आप यह भी समझ पाएंगे कि क्या कहानी थी 1950 से लेके आज तक की स्थिति में, कब और क्यों और कैसे हुआ
कि कभी यह चुनाव आयोग का एक पद सिंगल पर्सन के लिए था और उसके बाद यह 3 पर्सन स्टेब्लिशमेंट में गया। ओके, चलिए, तो आप स्क्रीन की तरफ अगर देखो तो सदस्य संख्या में बहुत स्पष्ट रूप से 4 ईयर डिवीजन दी है। 4 अलग अलग सालों के बारे में मैंने लिखा है, ईयर्स के बारे में, जिसमें से पहला आप देख रहे हैं 1950 से 1989, 1950 टू 1989। यह वह साल था जिसके बीच में हमारा एक चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, यानी वह पद सिंगल एक पोस्ट के लिए था। उसके बाद जब आप देखते हैं अगले में 1989 टू 1990, यानी 89 से 90, यह कुछ एक महीनों का समय था, ज्यादा महीने नहीं, 3 से 4 महीने ही थे। यह कुछ महीनों का समय था जब हमारा यह चुनाव आयोग का जो पूरा एक ग्रुप था वह 3 सदस्यीय कर दिया गया। ओके, लेकिन उसके बाद फिर से उसे वापस लेते हुए 1990 से 1993 में उसे वापस लिया, 1993 तक यह फिर से सिंगल पोस्टेड एक इंस्टीट्यूशन बना। लेकिन 1993 में उस समय पर हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह TN सेशन साहब थे, जिनका भी कुछ ही समय पहले निधन हुआ है। भारतीय राजनीति के एक ऐसे पिलर, एक ऐसे स्तंभ, एक ऐसा नाम जो अपनी ईमानदारी के लिए, कस्में खाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, वह TN सेशन साहब थे। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए यह कहा गया था कि वह नाश्ते में राजनेताओं को खाता था। कहने का मतलब सुबह उठते ही वह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सारी रिपोर्टिंग करते थे। वह इस तरीके के चुनाव आयुक्त थे। हमारे देश को ऐसे ही अधिकारियों की और राजनेताओं की भी आवश्यकता है। देखते हैं वो आवश्यकता कब पूरी होती, बट स्टिल 1993 में TN सेशन साहब के भरपूर तगड़े प्रयासों के बाद स्टेब्लिश हो गया अब तक के लिए यह इंस्टीट्यूशन 3 सदस्यीय रूप में। लेकिन जब आपसे कभी पूछा जाए कि हमारे इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट था, 3 लोगों वाला जो एक्ट था जिसमें यह बोला गया कि 3 सदस्य इस इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए, वह कब बना? तो आप वह 93 नहीं बोलेंगे, वह 1989 का ही एक्ट था जिसे 1993 में री एस्टेब्लिश किया गया। सामान्य शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहला, स्वतंत्रता के ठीक पश्चात 1993 या 1989 के पहले तक भारतीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते थे? आपका उत्तर होगा 1। आपसे पूछा जाए 1989 से 1990 तक भारतीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य हुए? तो आप कहेंगे 3। आपसे पूछा जाए कि 1990 से 1993 के बीच भारतीय चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते थे? तो आप फिर से कहेंगे 1। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि 1993 के बाद हमारा चुनाव आयोग कितने सदस्यों से संबंधित है? तो आप कहेंगे 3। या कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय वर्तमान चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब से हुआ? तो आप 89 नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 1993 से। लेकिन गौर से सुनिए, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे चुनाव आयोग के 3 सदस्य संबंधित जो इलेक्शन कमीशन एक्ट बना, एक्ट पारित हुआ, वह कब पारित हुआ? तो आप 93 नहीं कहेंगे, 93 से वो इंप्लीमेंट हो गया, फाइनली एक्ट बना है 89 में। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या पूरी कहानी है सदस्य संख्या के पीछे। ओके, और इसी आधार पर मैंने आपको बताया था कि लवासा साहब, चंद्रा साहब और सुनील अरोरा साहब, ये 3 हमारे यहाँ हैं, जिसमें से अरोरा साहब क्या है? मुख्य निर्वाचन है। लवासा साहब और चंद्रा साहब सह निर्वाचन आयुक्त है। इसके आगे चलते हैं, हम पद नाम में आते हैं। तो वो तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि पद नाम में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन, और 2 एडिशनल होते हैं, सह आयुक्त होते हैं। लेकिन इसमें बहुत जरूरी आपको यह जानना कि उनके अधिकार, गौर से सुनिए, वो भले 2 सह आयुक्त हैं और 1 मुख्य है, लेकिन उनके अधिकार, उनका वेतन यानी सैलरी और उनके पावर्स जो भी अधिकार संबंधी हैं, सब इक्वल होते हैं। जी हां, इक्वल होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि निष्पक्षता बनी रहे। वह उद्देश्य जो हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को बनाने के पीछे सोचा, वह बराबर बना रहे। बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय होगा, लीड करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन कोई भी डिसीजन जो चुनाव आयोग में होता है वो बहुमत के आधार पर होता है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता। और इनका वेतन भी आप आगे देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि इनका वेतन भी निश्चित है। तीनों का वेतन 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा
कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों में एक छोटा सा अंतर है योग्यता के आधार पे। जी हां, योग्यता में अगर हम बात करेंगे जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मेन इलेक्शन कमिश्नर है, उनका स्टेटस बराबर होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, जबकि जो सह आयुक्त है उनका स्टेटस बराबर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस के, यानी सामान्य जजों के बराबर, और उनका होगा मुख्य जज के बराबर। लेकिन वेतन तीनों का ही 2.5 लाख रुपए रखा गया है, अधिकार भी तीनों के ही पास बराबरी से है। लेकिन एक अंतर आता है, और वो अंतर होता है, आप अगर गौर से देखें तो वह अंतर होता है कार्यकाल का। जी हां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष के लिए होगा, वर्किंग टेन्योर 6 वर्ष के लिए, या उस 6 साल से पहले यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब पद में या तो 6 साल पूरे हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, आप अपने पद से पदकाल पूरा करके निष्कासित हो जाएंगे, दोबारा भी चुने जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन यही चीज जब अन्य के लिए आती है, जो सह है अन्य, तो अन्य के लिए 6 वर्ष तो रहेगा ही निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन 65 की जगह 62 हो जाए। याद रखिए, मुख्य 65 और सह 62 ईयर्स की एज पूरी करने पर अपने पद से पदमुक्त हो जाते हैं, रिलीफ हो जाते हैं। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि संख्या, सदस्य संख्या और उसकी स्थिति क्या है, पदनाम क्या है। उसके बाद हमने योग्यता भी देखी, उनका वेतन भी देखा, उनका कार्यकाल भी देखा। अब नियुक्ति कौन करेगा? तो स्वतंत्र निकाय है, तो जिसका काम चुनाव करवाकर सरकार बनाने की स्थिति में लाकर देना है, उसका काम सरकार के हाथ में नहीं, देश की लीडिंग कम्युनिटी के हाथ में होगा। और वो कौन है? राष्ट्रपति। जी हां, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। और मजे की बात यह है कि वेतन के बारे में एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, लेकिन अच्छा है कुछ नया होता रहे तो आपके लिए चीजें नई नई बनी रहेंगी। और वेतन की स्थिति यह है कि इन्हें वेतन मिलता कहां से है? जब सरकार को ये अपहोल्ड करके चुनवा कर भेज रहे हैं तो इनका वेतन कौन देगा? वो भी ऊपर से देगा। और ऊपर से कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब वेतन देगा तो कहां से देता है राष्ट्रपति वेतन? संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। मैंने आपको कहा था पिछले ही वीडियो में कि ऐसे सभी पद जो सरकार पर नकेल कसने के लिए, उनके चीजों पर काम और कार्यों को नजर रखने के लिए होते हैं, उन सभी का वेतन संचित निधि से मिलता है। जिसमें मैंने एक आपको बताया, कौन? कैग, लास्ट में हमने पढ़ा था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनका भी वेतन संचित निधि से मिलता है। और जब आप बात करेंगे यहां तो निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों का वेतन भी संचित निधि से मिलेगा। इसी तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, उसका वेतन भी संचित निधि से ही मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। सो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि सदस्य संख्या, पदनाम, योग्यता, वेतन, कार्यकाल, त्याग पत्र और नियुक्ति संबंधी क्या क्या मुद्दे हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि इनके कार्य संबंधी क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं और अन्य तथ्य क्या है। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट जो अगला पॉइंट आता है, आप स्क्रीन पे देखिए, वो है कि किस तरह से एक चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने काम को, अपने कार्य को परफॉर्म करता है। ओके, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी कि उसके काम क्या है। मेरा आपसे सिंपली एक क्वेश्चन है कि इसे आप याद करने की बजाय, रटने की बजाय, जरा सा बस इतना याद कर लीजिए कि एक चुनाव आयोग जो कि चुनाव कराता है तो उसमें क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि उसमें एक हो सकता है जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू करना, तो वो हमने बोल दिया, आचार संहिता। इसके बाद मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। उसके बाद चुनाव चिन्ह प्रदान करना राजनीतिक दलों को, जो कि बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद राजनीतिक दलों की मान्यता, दल मान्यता। ये मान्यता भी 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो अगर ये सही है तो भी ये 2 प्रकार के होंगे, और अगर दूसरा ये गलत है तो राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर सकते हैं। और अगर ये दल की मान्यता प्राप्त होती है तो एक होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय दल और एक को हम कहते हैं क्षेत्रीय दल।
ये किस आधार पे होता है ये मैं इसके अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा, लेकिन आज इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप सोचिए अगर ये चुनाव कराने की बात कराते हैं तो वो उपचुनाव भी कराते होंगे, जो कि जैसे अभी एमपी में होने वाले हैं, उपचुनाव भी कराते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है पहले से। ओके, अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे कामों को हमने दोनों से मैच किया। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं चुनाव क्षेत्र यानी परिसीमन, तो चलो हमने परिसीमन नहीं पढ़ा और इसके बारे में वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताया जाएगा। तो परिसीमन हमको नहीं मालूम, ओके फाइन, एक काम नहीं पता। इसके बाद चुनाव चिन्ह, तो ये हमने चुनाव चिन्ह कहा गया भैया, चिन्ह प्रदान करना लिख लिया था। इसके बाद आचार संहिता की बात आई तो हमने आचार संहिता लिख लिया है। हमने चुनाव कराना तो उसमें उपचुनाव भी आ रहा है, वो हमने समझ लिया। इसके बाद फिर संसद सदस्यों की योग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता या योग्यता के प्रश्न पर गवर्नर को सलाह देना, यह हमको पढ़ना है। आकाशवाणी का प्रचार पढ़ना है, व्यय और चुनावी परामर्श पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना हमको पहले से जानकारी है। दलों की मान्यता से संबंधित जानकारी भी हमारे पास पहले से है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए कितना आसान था, इसे समझना बहुत आसान है। दलों की मान्यता हो गया, आचार संहिता हो गया, चुनाव चिन्ह, मतदाता सूची का निर्माण, परिसीमन आयोग, ये सब हमारे पास है। अगर हमको समझना है तो बस इतना कि अगर संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में जो भी लोग हैं वो चुनाव से चुनकर ही आए हैं, तो उनके सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर अगर प्रश्न राष्ट्रपति पूछे तो उसे सलाह देनी है, किसे? चुनाव आयोग को। और जब राज्य की बात करेंगे तो विधानमंडल जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे देश में संसद वैसे राज्य में विधानमंडल, और उसका हेड होता है कौन? हमारा राज्यपाल। तो राज्यपाल जब विधानमंडल यानी कि विधानसभा से संबंधित सदस्यों की योग्यता पर प्रश्न करे तो वह चुनाव आयोग उसके बारे में जानकारी देगा। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी में चुनाव प्रचार से संबंधित सुविधा, चुनाव, क्योंकि वो आकाशवाणी क्या, गवर्नमेंट का, चुनाव प्रचार के संबंधित सुविधा मुहैया कराना, और हर एक राजनीतिक पार्टी और हर एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है आप कितना व्यय कर सकते हो उसके बारे में बताना, साथ ही कोई चुनावी परामर्श हो तो उसके बारे में भी बताना। यदि कोई कार्य छूट गया हो तो कोई समस्या नहीं है, आप उसे फिर से देख सकते हैं। मुख्य यह था कि यह सब आपसे पहले ही बनता है। डोंट वरी एट ऑल, मैंने आपको जैसा कि बताया कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको इसी वीडियो के एक अगले हिस्से में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और खास तौर पे आरक्षित और अनारक्षित, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड ये चुनाव चिन्ह क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं उसे पूरा करूं जिसका प्रॉमिस मैंने आपसे किया था, और वह है क्या? स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, पावर्स हैं जो ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। आप स्क्रीन में देखिए तो आपको बहुत क्लियर कट कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि पहला कि निर्माण इसका संवैधानिक है, यानी कि संविधान के द्वारा किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये अपने त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अलग किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। और उसका यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, मेन इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लेवल का होता है। इसीलिए उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को आप कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पर जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तीनों की, तो उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके पद में कोई भी अलाभकारी यानी ऐसा कोई भी चेंज जो उनकी सुविधाओं को, वेतन को, भत्ते को कम करता हो, कोई भी नहीं कर सकता किसी भी माध्यम से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेतन संचित निधि से मिलता है, जिसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी थी मैंने। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो यह बताते हैं कि इनकी वजह से संवैधानिक रूप से बनाया गया निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र का मतलब बड़ा सीधा है कि जो भी प्रशासन में हो उसका कोई कैप्चरिंग, कोई ग्रिपिंग इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना हो। वह कैसे कैसे हो सकती है? इन्हें हटाने से संबंधित हो सकती है, उनके हटाने का पावर सरकार के पास हो तो नहीं है, वह संसद के पास है, वो भी तब जब दोनों सदन से 2/3 बहुमत मिले, वो भी मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए। दूसरा, इनके दिए गए निर्णय को पलटने से हो सकती है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि CJI के बराबर है, वो जो निर्णय दे देगा वह सर्वमान्य होगा, उसे बदला नहीं जा सकता।
या तो इनका वेतन रोक ले, तो वेतन भी सरकार के हाथ में नहीं है, वो संचित निधि से राष्ट्रपति के माध्यम से इनकी नियुक्ति सरकार करती तो अपने मन के व्यक्ति को बैठा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वह भी राष्ट्रपति के हाथ में है। हालांकि हर चीज में कुछ ना कुछ झोल होता है, लेकिन आपको पढ़ाई से मतलब है, आप पॉइंट्स को याद रखिए और लिखिए और समझिए, और इसके बाद अगर कोई चीज बचती है तो निर्माण ही इसका संवैधानिक है, जिस उद्देश्य से किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारा चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत में हमेशा कराता रहे। हमारा आज का यह वीडियो अपने अंतिम चरण की ओर चल रहा है, जिसमें मैं अब आपको यह बताऊंगा कि किस आधार पे यह निश्चित किया जाए कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय है या राजकीय। राजकीय कहने का मतलब क्षेत्रीय, ठीक है। इसके लिए 3 शर्तें हैं। आप स्क्रीन पे देखोगे तो वो तीनों लिखी मिलेंगी, लेकिन आप उनको मत पढ़िए, अभी इधर ध्यान दीजिए। वो 3 शर्तें कुछ इस तरह से हैं कि जो पहली शर्त लिखी है वह कंपलसरी है, वह आपको करना ही करना है, ठीक। उसके बाद जो 2 शर्तें हैं उनमें से कोई एक एप्लीकेबल हो जाए तो आप एक राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आएंगे। यह निर्धारित करता है कौन? चुनाव आयोग, परिसीमन के आधार पर। जी हां, ओके। अब उसको समझने के लिए अब आप स्क्रीन की तरफ देखिए, जो मैं पढ़ रहा हूं उसे गौर से समझिएगा। बहुत साफ शब्दों में उसे पढ़ूंगा मैं। लिखा हुआ है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव, लोकसभा मतलब आम चुनाव जो पूरे देश में होते हैं, विधानसभा मतलब जो हमारे राज्य के विधायकों को चुनने वाले होते हैं। सो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जो भी टोटल वोटिंग पड़ी है, तो उस वोटिंग में से पहले यह डिसाइड किया जाता है कि वैलिड वोटिंग यानी मान्य कौन कौन से, क्योंकि उसमें से कुछ खराब हो जाते हैं जिनको वैलिड काउंट नहीं किया जाता, अनाधिकृत हो जाते हैं। सो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में टोटल वैलिड वोटिंग का 6% आपको लेना है। मतलब मान लीजिए कि 200 लोगों ने अगर वोटिंग डाली है, उसमें से 100 ऐसे थे मतदाता पत्र जो वेस्ट हो गए हैं, जो अनाधिकृत है, तो 100 का 6% यानी टोटल का 6% 4 या अधिक राज्यों से, यानी कम से कम 4 राज्य होने चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो टोटल 4 या अधिक राज्यों में टोटल जो वैलिड वोटिंग हुई है उसका 6% लेना है। या तो ऐसा काम आप लोकसभा में कर लीजिए या विधानसभा में कर लीजिए चुनाव में, ओके। तो ये आपने कर लिया। तो इसके बाद जो ऑप्शन है उसके साथ में पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि 1 से अधिक राज्यों में मिनिमम 4 विधानसभा सीटें आपके पास हों। 1 से अधिक राज्यों में मिनिमम 4 विधानसभा सीटें आपके पास होनी चाहिए। वह 4 राज्य भी हो सकता है, वह 3, 2 भी, 1 भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के मिनिमम आपके पास 4 विधानसभा सीटें होनी चाहिए। और या फिर अगर यह नहीं कर सकते तो आप 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा सीटों का 2% प्राप्त कर लीजिए। यानी कि ऊपर या तो आप 4 विधानसभा सीटें ले लीजिए 1 या अधिक राज्य से, ठीक, या तो उसके साथ में आप 3 अलग अलग राज्यों से 2% विधानसभा लोकसभा सीटें, यानी लोकसभा यानी संसद, तो संसद में आपके पास जो सीटें हो वो संसद का 2% हो कम से कम, और उसे आपने कम से कम 3 राज्यों में हासिल किया हो। वो 2% सीट अगर आपको 2 राज्य से मिल जाएगी तो काउंट नहीं होगी, उसके लिए कम से कम 3 राज्यों से मिलाकर वो 2%, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं आप। तो वो 2% 3 राज्यों से, ऊपर बताया कि मिनिमम 4 विधानसभा सीट, ये 4 विधानसभा सीट है, ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले ऑप्शन में आपको 4 विधानसभा सीट है, 4% नहीं, उसके अलावा उधर 6% दिया हुआ है और इधर 2% दिया हुआ है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन सुकून से आप फिर से इसी वीडियो को पीछे से करके सुनिए, ये आपको 100% समझ में आएगा। और एक बार इसे लिख जरूर लीजिए, लिखेंगे तुरंत समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, ओके। सो दिस वाज अबाउट द राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल। ये कर पाते हैं आप तो राष्ट्रीय दल की घोषणा हो जाएगी, नहीं कर पाते हैं तो आप एक क्षेत्रीय दल तक सीमित रहेंगे। और याद रखिए कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें चुनाव चिन्ह प्रारंभ से मिल चुका है, जैसे कांग्रेस है। हमारे देश में 7 राजनीतिक दल है जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, ओके। तो उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो आरक्षित होते हैं, कहने का मतलब वो उनके लिए फिक्स हो चुके हैं। पंजा, कमल, हाथी और घड़ी, ये सारे और भी जो चुनाव चिन्ह हैं वो कोई और नहीं ले सकता, तो ये आरक्षित चुनाव चिन्ह हो गए। और इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं, और कुछ ऐसे दल होते हैं जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनके अनारक्षित चिन्ह होते हैं जो उन्हें प्राप्त किए जाते हैं, जिनको वो कभी बदल भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए
किसी भी दल में यदि किसी चिन्ह को लेकर डिस्प्यूट होता है, अगर मान लीजिए दल विभाजित हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं हमारे देश में राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसके अलावा हमारे देश में एक तृणमूल कांग्रेस भी है, ठीक है। सो तृणमूल कांग्रेस भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थी, अलग हुई, तो अब वो चुनाव चिन्ह किसके पास हो, इस चीज का, इस डिस्प्यूट का, इस विवाद का जो निर्धारण और जो डिसीजन होता है वो चुनाव आयोग ही करता है, उसके लिए आप कहीं और नहीं जा सकते। ओके, तो चुनाव आयोग ही इसको डिसाइड करेगा कि किसे वह चुनाव चिन्ह मिलेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओके, चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल आज का जो वीडियो है, मैंने अभी उसे काउंट किया था, फिलहाल आज का जो वीडियो है वो इतना लंबा हो गया कि उतनी देर तक आपके अपने वीडियो स्क्रीन को देखना सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें बच गई हैं आज वाले में, हमें बच गया कि हमें परिसीमन पढ़ना है, तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथ ही उसके मैं 2 और आयोगों के बारे में बताऊंगा, एक लोक सेवा आयोग जो कि संघ यानी यूपीएससी और राज्य यानी पीएससी से संबंधित भी होगा, और उसके अलावा मैं आपको एक और आयोग बताऊंगा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। साथ ही आपको आज के टॉपिक का बचा हुआ एक महत्वपूर्ण और हिस्सा वह यह है कि ईवीएम, वीवीपैट, ये दोनों चीजें, इनसे संबंधित क्या हिस्ट्री है कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे, और इनसे संबंधित क्या फैक्ट्स है जो हमको पढ़ने हैं। कुल मिला के अगले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हिस्सा परिसीमन, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। इनके साथ में क्या चीजें चलेंगी, इनके साथ में चलेगा वीवीपैट, ईवीएम और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जाते जाते एक फैक्ट आपको और बता दूं कि चुनाव आयोग का एक छोटा सा काम और है कि 2009 से, जी हां 2009 से यह डिसाइड हुआ कि चुनाव की श्रेणी में मेल फीमेल के अलावा एक अन्य कैटेगराइजेशन भी डाला जाएगा। जो हम सारे कैटेगराइजेशन डालते हैं उसमें एक अन्य भी होगा, ताकि यदि कोई किन्नर वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भी स्वतंत्रता दी गई है, वह चुनाव लड़ सकता है। 2009 से यह काम हुआ है हमारे देश में, अन्य की कैटेगरी किन्नर वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, इतना आपके लिए काफी है, इसे अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में जाएंगे और बाकी की जानकारी भी लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही है, आने वाले महीनों में आपका एजुकेशन लेवल बहुत ही ऊपर होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लेकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने टीचर्स को कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको क्यों अच्छा लगा, उससे उनको एप्रिसिएशन मिलता है। लोगों तक इसकी जानकारी को पहुंचाते रहिए कि एक इंस्टीट्यूशन में आपको इस स्टैंडर्ड ऑफ लेवल की पढ़ाई मिल रही है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलता हूं। आज के वीडियो मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।